नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और ये वक्त 12 बजे 12 खबर का है और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय न्यूज नेटवर्क यानी IBC 24 उत्तर प्रदेश के साथ। पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल कहा कि कहीं से भी हिजाब लगाना मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं है। असल में टैगोर पब्लिक स्कूल की पढ़ने वाली एक छात्रा ने याचिका लगाई थी अपनी माताजी के थ्रू कि उसे हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति दी जाए। अब जब वहां पे सवाल जवाब किए गए कि क्या आपकी ये धार्मिक मान्यताएं हैं, अगर आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं तो आप प्रमाण रखिए, वो प्रमाण ही नहीं रख पाई। उसके बाद ये कह दिया गया कि हेड स्कार्फ लगाना जरूरी नहीं है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कानून के विद्यार्थी की नजर से और एक न्यूज एंकर की नजर से। 12 बजे 12 रिपोर्टर में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अखंड प्रताप राय लखनऊ से, इंद्रवीर सिंह हमारे साथ ज्वाइन किए हैं रायबरेली से, और साथ ही साथ सतीश सक्सेना हमें ज्वाइन कर चुके हैं बदायूं से, और सुशील कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं TM सिटी से, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं हमें। तो सबसे पहले इंद्रवीर सिंह, मैं जो मोबाइल देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रायबरेली की आज की बड़ी खबर क्या है, और आज आपको पहले जोड़ा है तो बड़ी खबर ही दीजिएगा, क्योंकि अखंड कहेंगे कि भाई राजधानी लखनऊ से आप रायबरेली गए हैं, तो क्या बड़ी खबर है आपके जिले से? देखिए राहुल, रायबरेली जिले की एक ही बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल रायबरेली में जिस हिसाब से गरजे हैं उसको देख के सीधे सीधे लगता है कि उफान अब आ गया है 2027 का, या यूं कहे जैसे मैंने कल भी कहा था आपसे कि शंखनाद किया है और शंखनाद हो गया है 2027 के चुनाव का। उन्होंने कई उस पे रायबरेली सांसद राहुल गांधी को घेरा है और उसके बाद मनुस्मृति से लेकर राहुल गांधी के बयान पर, उसके बाद उन्होंने, अगर मैं बात करूं, तमाम तरीके से उनके ऊपर हमला बोला है। और खासकर अगर मैं बात करूं तो उनके पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय जो अयोध्या में गए, उन्होंने जो आज कल चल रहा है मीडिया में उस पर भी उन्होंने हमला किया। और खासकर अगर रायबरेली की बात करें तो उन्होंने कहा कि आपके नाना परनाना दादी और ऐसे लोगों ने ये नहीं दिया, ये मनुस्मृति मनु जी ने दिया। ये सनातन धर्म जो जिसकी लोग पूजा करते हैं वो मनुस्मृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे तमाम सारे हमले उन्होंने कल अपनी रैली में, या यूं कहें अपनी जनसंबोधन में जो है हमला बोला है रायबरेली सांसद राहुल गांधी के ऊपर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने देखा भी कि उनकी पार्टी के जो अपने अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उनका भी बयान आया है अब, वो भी वायरल है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने कहीं भी मच्छी खाई नहीं, ना मैं उसमें मैं गया था, एक अलग चीज थी, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या के तमाम सारे मामलों पर उन्होंने घेरा। सबसे बड़ी खबर यही है। कुल मिलाकर इंद्रवीर सिंह, विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अब यहां से 4 महीने रह गए हैं, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो इलेक्शन ही होगा, तो बस 4 महीने हैं और बिगुल फूंक दिया गया है, वो भी कांग्रेस के गढ़ में, और टारगेट किया गया है राहुल गांधी को। बिल्कुल राहुल, देखिए मैं चीज जोड़ना चाहूंगा। क्या 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 जोड़ना चाह रहे हैं? मैं चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो जन संबोधन में अपने विधानसभाओं का नाम लिया, वो हरचंदपुर और पछरावा विधानसभा ऐसी है जो पिछली बार कांग्रेस के इनके खाते में, सपा के खाते में गई थी। ये दोनों विधानसभाएं, वहां से राहुल लोधी और श्याम सुंदर भारती सपा के विधायक है अभी वर्तमान में। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी 6 जो और विधानसभा, ऊंचाहार है, और अगर मैं बात करूं सदर है, सलोन है, सरेनी है, यहाँ से पर चूंकि 2 ही विधायक है भाजपा के वर्तमान में, एक तो सपा के ही थे, वो अब भाजपा में आए और वो कैबिनेट मंत्री है, लेकिन वो विधायक अभी भी जो माने जा रहे हैं वो सपा के ही सिंबल पे चुनाव लड़े हैं। अभी तक उन्होंने भाजपा के सिंबल से चुनाव नहीं जीता है, वो भी कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे। तो उन्होंने ज्यादा जो फोकस किया वो 3 विधानसभाओं पे ज्यादा फोकस किया। एक तो ऊंचाहार, दूसरा हरचंदपुर जो कि दिनेश प्रताप सिंह
सूबे में मंत्री है, स्वतंत्र राज प्रभार मंत्री है। इनके भाई राकेश प्रताप सिंह वहां से चुनाव लड़े थे। राहुल लोधी इनको हरा करके राकेश प्रताप सिंह को ये विधायक बने। और श्याम सुंदर भारती वहां पर अपना दल का कैंडिडेट था, वो हारा तो श्याम सुंदर भारती वाले। तो इन तीनों विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी ने ज्यादा फोकस किया, इन तीनों विधानसभाओं का नाम लेकर के ज्यादा जो है जोर दिया है अपनी जन संबोधन में। जी राहुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। अपूर्व पाठक, अयोध्या से क्या खबर है? तरीके से आज संतों की बड़ी बैठक होने के नाते प्रशासन ने रोक लगा दिया गया। मैं उसी जगह में मौजूद हूँ जहाँ पर संतों को बकायदा रोका गया है। देखिए किस तरीके की अध्यक्षता में, जिस तरीके से हवा चोरी का जो मामला था, जो प्रकरण था, वो सामने निकल कर आया था। और देखिए किस तरीके से लोगों में खासा विरोध भी है। देखिए हमारे साथ प्रकाशानंद गिरी भी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके का विरोध है ये, और प्रशासन जिस तरीके से आपको रोका है। कोई विरोध नहीं था, यह तो हमारा यहाँ एक बैठक थी संतों के साथ, अयोध्या के संतों के साथ, क्योंकि 10 तारीख को हम लोगों ने दिल्ली में 1000 संतों के साथ बैठक किया और पीएमओ ने सादर सम्मान के साथ हम लोगों को ज्ञापन मांगा। यहाँ पर हम लोगों ने मांगा तो कहा चंपत राय के पक्ष में आपको निकलना आंदोलन, हमने कई रैलियां निकाली। यहाँ के सीओ से बात हुई, चंपत राय के यहाँ को नहीं बोल सकते, चंपत राय का यहाँ शासन चलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भैया हम लोग तो बैठक है, कोई रैली नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं, आपको सूचना दिया, लेकिन आप लोग देखा कैसे गेट बंद कर दिया, हम लोग को जेल में बंद कर दिया गया, हमारे सारे संतों को रोक दिया गया, डिटेन कर लिया गया और इनको कहा गया आप अगर यहाँ पर रूम कमरा देंगे तो आपका कैंसिल कर देंगे। तो हमारा हॉल कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, हम तो राम जी से माफी, अब राम मंदिर जाने के लिए किसकी कैसे आप जो है ये सारा प्रशासन का दोष मानते हैं? यहाँ आने के बाद वो चला, यहाँ प्रशासन को मिली भगत है, बिना LIU के, बिना इंटेलिजेंस के, बिना विजिलेंस के यह इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। अगर उनके जानकारी के बिना हो गया तो बताइए ये सरकारें क्या कर रही है कि जिसको इतनी बड़ा धन की चोरी पता नहीं चला, योगी जी पर इंटेलिजेंस के चीफ को, विजिलेंस के चीफ को और यहाँ के LIU के लोकल पर्सन सबको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। इतना बड़ा धन चोरी हो गया। चंपत राय ने 79 लाख रुपया रिकवरी कर लिया। वो क्या है, यहाँ के DCP हैं, यहाँ के SP हैं, क्या है? चंपत राय के माता पिता बचपन में पहचान गए थे ये आगे बढ़कर के राम के धन को लेकर चंपत होने वाला है, इसलिए इनका नाम चंपत राय रखा गया। तो राहुल देखिए किस तरीके से जो सैलाब है, जो साधु संत इकट्ठा हुए हैं, उनमें भारी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये जो बैठक थी वो बैठक नहीं कर, देखिए हमारे साथ कंप्यूटर बाबा भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन ने आपको रोका, इस पे क्या कहेंगे आप? जिला प्रशासन को लगता है चोरी का भाग इन्हें भी मिला, ये भी लूटपाट में शामिल नहीं है। इसका यही कारण है क्योंकि आज हमें गेट में आकर के हाल बंद कर दिया, पूरे संतों को रोक दिया। हजारों की संख्या में आज इकट्ठे हो रहे थे, 25-30 ही संत आ पाए, वो भी छुप के बड़े बड़े संत आए वो जो हमारे हैं। और जन्मी शरण दास महाराज, दिलीप दास महाराज, सारे लोग संत जो हमारे अपने आप में। गुरुजी रोके लगभग कितने संतों को आमंत्रण? 1000 संत कम से कम आने वाले थे। हम लोगों की सारी तैयारी थी, सारी व्यवस्था करी, सब रखा रह गया। और ये चंदा चोरी, हम लोग का नारा है चंदा चोरो अयोध्या छोड़ो, ये जो नारा लेकर हम लोग आए थे आज यहाँ पे लगता है तो पूरा जिला प्रशासन चंदा चोरों की तरफ हो गए। और हम लोग जो हैं बड़ा दुखित हैं आज। अब इस बात को रखें कि पूरे देश में जन जन पे पहुंचाएंगे कि चंदा चोरो अयोध्या छोड़ो। चंदा चोरों को CBI की जांच नहीं होगी तब तक आगे की क्या रणनीति बनेगी? आगे रणनीति लाखों संख्या में साधु संत अयोध्या भी आएगा और लखनऊ भी जाएगा। और चंदा चोरों को जब तक पकड़ेंगे नहीं, जब तक भगवान के दरबार में हम लोग मुंह नहीं दिखाएंगे। लेकिन गुरुजी कुछ गुट जो संतों का है वो क्लीन चिट कोई सुरमा नहीं दे सकता, केवल CBI है, SIT है या और सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका, वही दे सकती है। ये हम और आप को देने वाले हैं। और मुझे लगता है जिला प्रशासन जबरन ले जाके रोड में निकलवा के और उनको पक्ष दे रही है, जबकि पूरा संत समाज, हमारे संत चोरों की तरफ नहीं रहेगी, भगवान राम की तरफ रहेगी, ये हमारा कहना है। तो ये देखिए राहुल किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो संतों का साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जुलझुलाहट में आकर, यानी कि जो इन्होंने रणनीति बनाई थी बैठक करने की, उस पर प्रशासन ने पानी फेरते हुए नजर आया। और देखिए किस तरीके से पूरा जो ये जहाँ पे स्थानीय होटल था उसका गेट बंद कर लिया गया प्रशासन के द्वारा और मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि बाहर निकलकर संतों ने बयान दिया है और काफी विरोध प्रदर्शन दिखाया है। जी बहुत शुक्रिया पूर्व पाठक, आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की इन दोनों संतों से। धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे साथ अखंड प्रताप राय जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अखंड, क्या खबर है राजधानी लखनऊ से?
जी राहुल, आपको बता दें कि आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जो मृतक आश्रित के तहत जो पुलिस विभागों में जो भर्तियां होती हैं उसमें कुछ नियमों में कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर 3446 जो सहायकों को जो नियुक्ति पत्र सीएम योगी दे रहे थे, जिसमें 126 जहाँ पर 126 मंडी सचिवों को भी दे रहे थे, उसी नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम योगी का एक बड़ा बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर आने वाले 6 महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि जेनजीज को लेकर के लगातार अभी थोड़ी देर पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर अभ्यर्थी जो छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अब कहीं ना कहीं सीएम योगी ने जिस तरीके का एक बड़ा ऐलान किया है कि 6 महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए जाएंगे, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि योगी सरकार का ये बड़ा ऐलान है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकारी नौकरियों को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था, आरक्षण को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था, ऐसे में योगी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए और युवाओं को, जेनजीज को अपने पाले में करने के लिए 1 लाख नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की घोषणा की बात कही है। और साफ तौर पर उन्होंने एक चीज और भी कही कि जापान हो या इजराइल हो, वो हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के जो छात्र या अभ्यर्थी हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, उनको अपने पास बुला रहे हैं और साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि उनको अच्छी सैलरी भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सीएम योगी का एक बड़ा ऐलान है जो साफ तौर पर विपक्ष को अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू होगी। विपक्ष लगातार हो सकता सवाल खड़े करेगा कि जब इतने दिनों से सत्ता में थे तब क्यों याद नहीं आई। लेकिन सीएम योगी ने कहीं ना कहीं जेनजीज को और जो तमाम जो छात्र, प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में सीएम योगी का ये ऐलान कितना ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, ये देखने वाली बात होगी राहुल जी। 1 लाख नौकरी, जाहिर सी बात है असर तो इसका होगा, इम्पैक्ट तो होगा। क्या खबर है जावेद खान ताजनगरी आगरा से? थोड़ी देर में आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आपको आवाज मिल रही है। सुशील, सीएम 30 से क्या खबर है? देखिए राहुल, गोरखपुर की अगर बात करें तो 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो एक बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को मिलने जा रही है डबल डेकर बस की, यानी पूर्वांचल में पहला डबल डेकर बस होगा जिसमें 65 सीटें हैं और हाईटेक बस ये बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर के तमाम मॉनिटरिंग के लेकर के तमाम चीजें उसमें हैं और एक बड़ी उपलब्धि होगी गोरखपुर के लिए। और मुख्यमंत्री जल्दी जो जानकारी मिली इसकी सौगात दे सकते हैं और वो फर्राटा भरता हुआ लोगों को नजर आएगा। वो अभी गोरखपुर के जो है रोडवेज के जो यार्ड है वहां पे रखा गया है। उसकी चार्जिंग पॉइंट का कुछ इशू है, चूंकि वो दूसरी कंपनी का है। वो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद ये गोरखपुर के लोगों को डबल डेकर बस का जो है मजा मिलेगा। ऊपर का जो लुक है वो आईबीसी ने दिखाने की कोशिश की और एक अलग ही अंदाज में वो बस चलेगा, तो लोगों को खूब भाने वाला है, उनका सफर भी बहुत सुहाना होने वाला है। ये पहली खबर है। दूसरी खबर की अगर बात करें तो गोरखपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गैंग बना करके बंद घरों में रैकी करते थे और वहां जाकर के लूटपाट चोरी करते थे। उस ऐसे मुखबिर से इसकी सूचना के बाद रामगढ़ताल क्षेत्र में पुलिस ने जो है इस गैंग को पकड़ने की कोशिश की, तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के बाद पैर में गोली लगी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो राहुल, 2 ये बड़ी खबर है गोरखपुर की। सबसे अच्छी बात यह कि जो डबल डेकर बस है वो अब लोगों को यहाँ पर जो उनके सफर है उसको और सुहाना बनाने वाला है। जी सुशील, इसको आपको डिजिटल के लिए एक स्टोरी करनी है, टीवी के लिए भी कर दीजिएगा। डबल डेकर को दिखाते हुए क्या वहां तक आप पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, मैंने वो खबर कर भी ली है और अभी IBC 24 पर कुछ घंटों बाद वो खबर दिखेगी भी। और बहुत शानदार जितनी भी अलग अलग उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो बसें हैं, उसको हमने पूरी तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की है। जी राहुल, और सबसे पहले जब चलेगी तब भी सफर करते हुए दिखाइएगा, ठीक है? बिल्कुल जी जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आइए सतीश सक्सेना जी को लेकर आइए। हाँ सतीश जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद। जी सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। नमस्ते सर जी। फर्स्ट क्लास। क्षेत्र में क्या एकदम बिंदास सर। बदायूं में क्षेत्र में सर बाढ़ का खौफ चल रहा है, नागरिकों में परेशानी और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं सर एक बड़ी खबर दातागंज से आ रही है। एक बात ये बता रहे हैं, बदायूं में नंबर 1 IBC 24 रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर।
रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा सर। धीरे से क्यों बोल रहे धीरे धीरे से क्यों बोल रहे हो यार? बोलो रहेगा। आवाज आ रही होगी धीरे से सर, बोल तेज से रहा हूँ सर, स्टूडियो तक आवाज जा रही होगी, इतनी तेज बोल रहा हूँ सर। हाँ, शंकर जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। शंकर जी पीसीआर बिल्कुल में सर, है ना, बिल्कुल सर। देख रहे हैं। हाँ, उन जी तक सर। आवाज पहुंचनी चाहिए। बताइए अब खबर जी सर। बताइए, चूंकि आप बड़े दिन बाद आए तो हमने कहा थोड़ा वार्तालाप कर लिया जाए आपसे। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बड़ी खबर सर, दातागंज से एक बड़ी खबर ये है कि बदायूं जिले के जो दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है सर, वहां पर आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो जल निगम की टीम है वो लगातार कार्य कर रही है, और इसने इस तरीके से गड्ढों को खोदा गया है यहाँ पे कि यहाँ पर जो पूर्ण तरीके से खोद के डाल दिया गया। ये कल 2-3 दिन से लगातार खुदाई चल रही है, जिसके बाद यहाँ पर कल ट्रैक्टर फंसा रहा और एक एम्बुलेंस में प्रसूता आई है। प्रसूता बेचारी दर्द से परेशान थी, लेकिन जो ट्रैक्टर था वो यहाँ पर फंसा रहा और प्रसूता को किसी तरीके से पैदल ही हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। वही लापरवाही इसमें ये भी देखने को मिली है कि बारिश लगातार चल रही है, इतनी मिट्टी का जो ऊपर ढेर है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं वो लगातार गिर रहे हैं और यहाँ पर परेशानियों का सामना करते जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद जन सरोकारों की बात। और सुनो सतीश, अभी चुनाव उनाव नहीं लड़ना जी है, सर। पत्रकारिता करना है ना? ठीक है, जी डंके सर। की चोट पे। हाँ, बिल्कुल सर। पत्रकारिता करना है, ठीक। जी सर, ओके सर। चलो, धन्यवाद। जितेंद्र को लेकर आइए स्क्रीन पर हमारे साथ। सरफराज को लेकर आइए स्क्रीन पर। सरफराज को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। और हमारे साथ एक सहयोगी ज्ञानेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनको भी स्क्रीन पर लेकर, अगर दिख रहे हो तो। अभी नहीं दिख रहे हैं, हालांकि कहीं पे ग्राउंड पे हैं। राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे रहते बड़ा अच्छा लगता है, सारे ग्राउंड पे। अच्छी बात है, मैं भी दिख रहा हूँ 2-2 कैमरे से। शंकर जी, मुझे एक कैमरे से हटाइए। हाँ, क्या खबर है जितेंद्र जी? मुस्कुरा रहे हैं आप, कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, फ्रंट कैमरा आपको देख लिया कि आप भी आगे तो आ रही है। बिल्कुल सर, खबर की अगर बात करें तो जिस तरीके से खबर में, क्योंकि लगातार बस्ती जनपद में देखा गया था, एक हॉस्पिटल है, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं बच्चों के खिलाफ लापरवाही के मामले में लगातार सामने आया था और कुछ बच्चों की भी उसमें डेथ होती ही नजर आई थी। लेकिन आज फिर ऐसी ही घटना वहां से सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है जिले के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उनके ऊपर। क्योंकि रिसेंटली अगर वैसे 2025 के आंकड़ों की बात की जाए तो रिसेंटली जनवरी से लेकर अभी तक यानी 8 महीने की बात की तो जहां तक मुझे जानकारी है कि 6 से 7 बच्चों की उस हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है। लगातार परिजनों ने आरोप भी लगाया है कि जब बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं या परिजन उस बच्चों को कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात की जाए या बीआरडी की, तो डॉक्टर बच्चों को देते नहीं है। लेकिन ऐसे में लगातार आरोप रखता रहा है, लोगों ने पत्राचार भी किया, कुछ छोटे नेताओं ने भी जो है पत्राचार किया, लगातार शिकायतें की। लेकिन शिकायतों के बाद फिर वही दौर आता है कि हॉस्पिटल जो है सील किया जाता है, सील करने के बाद विदिन कुछ ही दिन के बाद फिर वो चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज फिर एक मासूम बच्चे की जो है, नवजात बच्चे की जान गई है। परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं, लेकिन वही है कि स्वास्थ्य विभाग को अपनी नींद में अभी भी सोया है, ना ही कोई अभी तक कोई कार्रवाई है, ना उस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी दी जा रही है। लेकिन बच्चे परिजन का साफ कहना है कि ऐसी घटना इस हॉस्पिटल में लगातार होती हुई नजर आ रही है। राहुल, हॉस्पिटल का नाम क्या है? लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, ऐसी लगातार देखने को मिला। इससे पहले भी आईबीसी ने पहले भी खबर लाइफलाइन दिखाई का थी। प्रबंधक कौन है? प्रबंधक जानते हैं? हाँ, एक एहताम सिद्दीकी के नाम से एक डॉक्टर है जो वही संचालन करते हैं, वही वहां के प्रबंधक है। उनसे ही लगातार आरोप ऐसा लगता हुआ नजर आता है हर बार। तो एहताम सिद्दीकी से पुलिस डरती क्यों है? डर रही क्या पुलिस कार्रवाई करने से? सीएमओ डरते हैं क्या? बस्ती के सीएमओ देखिए, कौन है? सीएमओ एक अभी जस्ट अभी नया है, कोई द्विवेदी करके है। क्योंकि लगातार देखिए कार्रवाई लगातार होती है, एप्लीकेशन दिया जाता है, कार्रवाई के नाम पे अगर बात की जाए तो खाना पूर्ति होती है, जांच की जाती है, सील कर दिया जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बात की जाए तो जो अधिकारी है उनकी जो कलर में कहने का वो मिस्टर इंडिया होती है, क्योंकि उस पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन सुनिए विदिन कुछ दिन के बाद मिल जाता है। जितेंद्र जी, द्विवेदी जी से मिलिएगा और कहिएगा ये IBC 24 है, यहाँ पे खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, है ना? एहतेशाम सिद्दीकी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डर गए हो सीएमओ तो डरने की जरूरत नहीं है, काम कीजिए। आप उसी लिए भेजा गया है वहां पे, आपको उसी लिए भेजा गया है। कार्रवाई कीजिए, लापरवाही बार बार नहीं चलेगी, है ना? ये बस्ती है, काम करना पड़ेगा यहाँ पे। जितेंद्र, फॉलो अप करिएगा स्टोरी, ठीक है? जी जी सर। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, ऐसी खबर ब्रेक करने के लिए। सरफराज जी कहाँ है?
क्या जी खबर है सरफराज जी, बताइए बहराइच में क्या हो रहा है? जी, बता दें कि एक मेडिकल स्टोर है मेडिकल कॉलेज के सामने, जो अज्ञात कारणों ठीक से है। जो है आग लग गई है और काफी उसको भारी नुकसान हो गए, जिसमें लोगों में अफरा तफरी मच गई। रात का माहौल था तो जल्दी कोई पहुंच नहीं पाया। उसके बाद जब पहुंचा गया तो फिर वन विभाग को इसको सूचित किया गया, दलगम को, फिर वो आके वो आग पे काबू पाए हैं। जी धन्यवाद सरफराज जी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। ज्ञानेंद्र जी प्रतापगढ़ से हैं और आदर्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरदोई से कुछ लोगों के साथ हैं। आऊंगा आपके पास, लेकिन ज्ञानेंद्र जी पहले आपसे क्या खबर है ज्ञानेंद्र जी? बिल्कुल, देखिए, राहुल, आपको बताते चले कि जगह है। कल ज्ञानेश कुमार का दौरा यूपी में, और यूपी का दौरा कुछ लोगों बेलों के साथ और कुछ जो है राजनीतिक दलों के साथ, छात्राओं के साथ की बैठक काफी गुणागणित बता रही है। कल मैंने दिन भर जब ज्ञानेश कुमार का दौरा था तो उसके बाद मैंने प्रतापगढ़ की राजनीति में थोड़ा सा हलचल देखा और साफ तौर पर देखा कि सबसे बड़ी चीज निकल के आई कि कुछ ही साल पहले बनी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी, जो कि जनसत्ता दल, राष्ट्रीय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो राजनीतिक पार्टी है, जिसमें से 2 विधायक, जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया खुद उसमें जो है एक विधायक है, और एक बाबागंज विधानसभा से जो विधायक है। विनोद देखिए, साफ सरोज। तौर पे बात करें तो विनोद सरोज, देखिए दोनों लोगों की बात करें तो साफ तौर पे देखिए अब राजनीतिक हलचलें तेज होनी शुरू हो गई हैं। ज्ञानेश कुमार का दौरा, और वो भी यूपी में, और कुछ ही महीने जो है मई में जो है इस तरीके से पूरा 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन प्रतापगढ़ आसपास और पूर्वांचल, क्योंकि भले ये अवध की नगरी में आता है प्रतापगढ़, लेकिन पूर्वांचल एक तरीके से टच में है, तो साफ तौर पे पूर्वांचल और साथ अवध की नगरी में हलचलें तेज हो चुकी है। कल मेरा सुल्तानपुर भी जाना हुआ था, तो मैंने साफ तौर पे देखा था कि वहां पे भी अब राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का साफ तौर पे कहना है कि 15 से 20 सीटों की मांग, जो अंदर, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये बात मैं लिखित नहीं दे सकता हूँ कि अंदर खानों से बीजेपी से भी बात उनकी चल रही है, और समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के लिए क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी से 15 से 20 सीटों की मांग पे अड़े हैं। 2024 में भी उन्होंने सीटों की मांग की थी लोकसभा में, एक प्रतापगढ़, एक कौशाम्बी। जब प्रतापगढ़ में बात नहीं बनी तो लास्ट मोमेंट पे बैंगलोर में ये कहा गया कि अमित शाह जी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, तो एक सीट कौशाम्बी की ही मांग रहे थे, लेकिन वो भी सीट नहीं दी गई। तो देखा गया कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने साफ तौर पे बेटी कोठी पे अपने एक मीटिंग की, और उन्होंने साफ तौर पे अपने जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया कि भैया आपको जहां जाना हो आप जा सकते हैं। तो साफ तौर पे देखा गया कि पूरे जनसत्ता दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के जितने भी कार्यकर्ता थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर गए, बीजेपी से नाराज दिखे, और साफ तौर पे बीजेपी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। साथ साथ फूलपुर, कौशाम्बी, कंक्लूड कीजिए। प्रतापगढ़, अमेठी, कई ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां पे हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। रघुराज, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 7 विधानसभा है, एक विधानसभा को छोड़ करके 6 विधानसभा पे अपनी पार्टी के लिए जो है सीटें मांग रहे हैं, प्लस कौशाम्बी, प्लस फूलपुर, प्लस अमेठी। इतनी जगहों के लिए जितनी विधानसभाएं पड़ती हैं सभी के लिए ऊंचा हार भी, उनका कहना है ऊंचा हार भी हमको चाहिए। रायबरेली से सिर्फ एक सीट मांग रहे हैं, वो भी ऊंचा हार। तो अभी तक बात बनी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खानों से बात करें तो जो बीजेपी के लोग हैं 5 से 6 सीटों पे बातें बन सकती हैं, जिसमें सदर विधानसभा, पट्टी और रानीगंज या विश्वनाथगंज, रानीगंज या विश्वनाथगंज से एक सीट दी जा सकती है। सदर से ये भी कहा जा रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की धर्म पत्नी वो भी लड़ सकती है, इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन अगर शोर हल्लों की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की धर्म पत्नी बीजेपी से चुनाव सदर विधानसभा से लड़ सकती, तो काफी हलचलें अब तेज हो चुकी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं, अगर सरकारी महकमों की बात करें तो प्रतापगढ़ मेरे कुछ हाई लेवल अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है नवंबर दीपावली बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ज्ञानेश कुमार का दौरा और प्लस राजनीतिक दलों में हलचलें ये काफी तेज हो चुकी है। अब अगर बात करें जो सिटिंग विधायक है प्रेजेंट टाइम में,
और जो पूर्व विधायक है या जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस समय लखनऊ और दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं अपनी टिकट के कंफर्मेशन के लिए, दावेदारी के लिए। टिकटार्थी सुनिए, सारे जितने टिकटार्थी है ना वो लखनऊ में होटल में डेरा डाले बैठे हैं, जिनको समाजवादी टिकट चाहिए वो भी, और जिनको भारतीय जनता पार्टी चाहिए वो भी, और जो भारतीय जनता पार्टी से पीछे से गठबंधन से, जैसे कि आशीष पटेल से टिकट चाहिए, सब डटे हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, डटे खबरें आ जाती है हम लोगों को, पत्रकार है हम लोग। धन्यवाद आपका इस इंफॉर्मेशन के लिए। ज्ञानेंद्र जी आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुराते रहिए और डंके की चोट पत्रकारिता करते रहिए। बाकी मैं खड़ा ही हुआ, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल। लाइए, हरदोई से लाइए, आदर्श जी वेट कर रहे हैं। कुछ महिलाओं के साथ है, वो उन पीड़ितों की समस्या को लेकर यहाँ आए हैं। बताइए आदर्श देखिए जी। राहुल, आज हम बताना चाहेंगे ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की ड्रीम प्रोजेक्ट काशी मामली काशीराम कॉलोनी जो स्थापित हुई सभी जिलों में, आज इस कॉलोनी की ये दशा हो गई जहाँ पर छज्जे गिरे। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये थर्ड फ्लोर है। इस थर्ड फ्लोर जो महिलाएं खड़ी हैं, इन्होंने एक महिला ने मेरा फोन किया कि आदर्श जी आप आइए, हमारी इस समस्याओं को आप अधिकारी तक पहुंचाइए। तो हम उनके फोन पर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अब हम आपको पहले ये दिखलाएं, ये छज्जा आप देख सकते हैं पूरा जर्जर है, ये छज्जा जर्जर है। और इधर देखिए ये भी सब डैमेज है, ये सब गंदगी पड़ी हुई है, ये सारी गंदगी पड़ी हुई है। देखिए ये कॉलोनी में गंदगी पड़ी। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्या समस्या है उन लोगों को। जी क्या समस्या है आपको बताएं। हेलो, क्या नाम क्या है आपका? सत्यवती। कहाँ रहते हैं आप? वो काशीराम कॉलोनी। ब्लॉक नंबर कितना आपका है? 891। 891। क्या समस्या है आपको? महीना जमा करना है, पूरा नहीं उठा, सफाई नहीं करा, छज्जा जो गिरो खाड़ो, कोई देखने नहीं आओ। आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? कोई से नहीं करी। कोई नेता वगैरह, विधायक, सांसद, किसी से? कोई से नहीं करी। नहीं किया। आपकी क्या शिकायत है? एक मिनट आदर्श सुनो, इनसे ये पूछा कि काहे शिकायत नहीं करीन, कलेक्टर शिकायत काहे नहीं करीन, एसडीएम शिकायत काहे नहीं करीन, सारे इकट्ठा हो जा शिकायत करें। आप शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत क्या करें, सब जगह इकट्ठा हो तो शिकायत करें। नहीं, समस्या आप सबकी है, सबको जाना चाहिए यहाँ पर। तो शिकायत नहीं करी। अच्छा, फोन किसने किया? उस महिला संपर्क मिलेंगे, फोन किसने किया बताएं। जी क्या नाम है आपका? राजिया। राजिया, क्या क्या समस्या है आपको कॉलोनी को? शुरू हुई है तो हमने आपको फोन किया, तो हमने बुलाया, क्योंकि ये छज्जा कतई लटका खड़ा हुआ है और किसी टाइम भी नुकसान हो सकता है। यहाँ कितनी कॉलोनी बनी हुई है? 1500। सभी कॉलोनी जर्जर है क्या? ये सब छज्जे ऐसे ही है, चेक करेंगे तो सभी निकलेंगे, लेकिन हमारे ज्यादा समस्या। यहाँ कोई अधिकारी सफाई के लिए आता है या कुछ देखभाल करने के लिए? सफाई होती है, लेकिन क्या करें, जब गंदगी है तो कहाँ तक साफ होगी। तो पीछे बहुत गंदगी जब इतनी है तो कहाँ तक साफ होगी, करके चले जाते हैं। वो पानी बरस रहा, नाली भर रही है, कीचड़ है, कांदा है, कहाँ साफ हो? सफाई हो किसी का सफाई हो तो राहुल, कहीं ना कहीं इन लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पर न तो सफाई की कोई ध्यान दे रहा है, ना यहाँ पर जो छज्जे जो टूटे पड़े, लगभग 1500 कॉलोनी बनी हुई है, इससे कम 10,000 के समथिंग यहाँ पब्लिक रह रही है, लेकिन लगभग 80% छज्जे ऊपर से छज्जे लटक गए, टूट रहे हैं। अगर ये छज्जा गिर गया तो पता नहीं कितनों की जाने चली जाएंगी। और छज्जा टूट भी चुके हैं, यहाँ पर रास्ते भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नेता मंत्री कब आते हैं? जब उनको वोट लेना होता है तब यहाँ पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई शकल दिखाने नहीं आता है। जी राहुल, छज्जा हमारा सही हो जाए बस। भाई इनकी आवाज उठाइए, अब इनकी जो समस्याएं आगे तक ले जाइए। आदर्श, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से पत्रकारिता करते रहिए। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और आप रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।